हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर से लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसको जितना इंपॉर्टेंट कहें वो कम होगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 99% चांसेस है कि एग्जामिनेशन में आ सके, और इसमें भी 2026 के एग्जामिनेशन में आ सके। ठीक है, तो इसीलिए एकदम ध्यान पूर्वक सारे स्टेप को समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक एक लाइन बारीकी से बताएंगे। एकदम जहन में बैठा लीजिएगा, रग रग में दौड़े एक एक लाइन इसका। ठीक है, तो ये हाइगेंस सिद्धांत का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई साहब लाइक तो करना पड़ेगा, लाइक करके अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, तब हमें भी पता चल सके। ठीक है, कितने लोग एक्टिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन कहता है कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियमों को स्थापित करें। स्टैब्लिश द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम को स्थापित करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग स्थापित करते हैं। और यदि अगर आपके पास में भी बैकग्राउंड से म्यूजिक जा रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बगल में भागवत कथा हो रहा है, जिसकी वजह से वहां से म्यूजिक आ रहा होगा। ठीक है, बट उस चीज को इग्नोर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फिगर समझा दे कि फिगर कैसे बनेगा। तो अगले पेज पे हम फिगर बना करके समझा रहे, क्योंकि यहाँ पे तो बना हुआ फिगर है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करना चाह रहे थे, इसीलिए हम पहले ही बना करके रख दिए थे। और जितने भी लैंग्वेज लिखना है, ठीक है, फिगर से रिलेटेड, तो फिगर से रिलेटेड हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा टाइम ना लग सके। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमने एक मिरर के तौर पे एक सतह लिया है, जो एक मिरर का रोल प्ले कर रहा है। मिरर यानी दर्पण का रोल प्ले कर रहा है। यहां से सबसे पहले क्या हुआ कि आपतित किरणें आई, इस मिरर पे पड़ी। आपतित किरण जो लेना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम से कम यानी 45 डिग्री से कम कोण पर लेना है। जब 45 डिग्री से कम कोण पर लीजिएगा, ये वाला जो कोण होना चाहिए 45 डिग्री से कम होना चाहिए, या फिर 45 डिग्री होना चाहिए। इस बात को ख्याल रखिएगा आप। ठीक है, तो जब 45 डिग्री से कम कोण पर लीजिएगा, आपका फिगर एग्जैक्ट बनेगा, सही बनेगा, एकदम राइट बनेगा। ठीक है, फिर यहां से जैसे ही आपतित किरणें आती है, सतह पे पड़ती है, मिरर के यानी दर्पण के सतह पर पड़ती है, तो ये क्या करती है, परावर्तन यहां से होती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये कुछ इस तरीके से निकल जाती है किरणें। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसके सतह के तल के लंबवत एक लाइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन, लंबवत रेखा। ये क्या होता है दोस्तों? लंबवत रेखा होता है, जो सतह के तल के लंबवत होता है। इसको एन नाम दे देते हैं, नॉर्मल को। ठीक है, आपतित किरण जब नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरणें जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, आर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम एक क्या लेते हैं कि एक तरंगाग्र ले रहे हैं, ए बी। तरंगाग्र क्या होता है? जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है। तो तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से जो प्रकाश उत्पन्न होगी, वो समान समय में उत्पन्न होगी, सबका समय सेम रहेगा। ठीक है, तो ए बी से ए पी लेते हैं इसको। ठीक है, ए और पी एक हमने तरंगाग्र लिया है, और इस तरंगाग्र से जो प्रकाश उत्पन्न हुई है, वो सब सेम समय में उत्पन्न हुई है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्यू। ठीक है, तो ए बिंदु से, क्यू बिंदु से और पी बिंदु से प्रकाश उत्पन्न होते हुए, और यहां कैसे गई, ये दूसरा तरंगाग्र मिली, जो यहां ए डैश नाम दे देते हैं, और इसको नाम पी डैश दे देते हैं। यानी तरंगाग्र पी बिंदु, तरंगाग्र ए पी से, पी बिंदु से प्रकाश जो उत्पन्न हुई, वो पी डैश तरंगाग्र तक आया। तरंगाग्र ए डैश पी डैश के पी बिंदु तक तरंगाग्र आया, और ए बिंदु से जो प्रकाश उत्पन्न हुई वो ए डैश तक गया। तो पी से पी डैश तक और ए से ए डैश तक जो जाने में समय लगा, वो दोनों का समय समान लगा है। और एक तरंगाग्र यहां से एक प्रकाश
Q बिंदु से निकल करके आ रहा है तो Q से K होते हुए कहां तक जाता है, Q डैश तक जाता है, और जितना समय P से P डैश तक लगा उतना ही समय A से A डैश तक प्रकाश को जाने में लगा, और उतना ही समय Q से होते हुए Q डैश होते हुए, ठीक है, Q से Q डैश तक जाने में समय लगा। अगर मानते हैं कि यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड समय लगा है तो P से P डैश तक जाने में भी 1 सेकंड समय लगा होगा, और Q से K होते हुए Q डैश तक जाने में भी 1 सेकंड का वक्त लगा होगा। आई होप कि क्लियर है दोस्तों, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको फिगर में एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बताया गया। यदि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे जैसा कि यहां पे आपको दिखाया गया एक फ्रेश फिगर एकदम बना दिया गया है, ठीक है, यहां पे। और ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, एपी क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रही है, और ए डैश पी डैश तक पहुंच रही है दूसरे तरंगाग्र के पास तक। तो पहले तरंगाग्र से यानी एपी तरंगाग्र से ए डैश पी डैश तरंगाग्र तक सभी प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है वो समान समय लगता है, ठीक है। और यही सारी चीजें हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, एपी एक तरंगाग्र है, इसीलिए ए से पी तक का सभी तरंगाग्र समान समय में उत्पन्न होता है। दर्पण से परावर्तन के बाद तरंगाग्र की नई स्थिति ए डैश पी डैश हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण पे टकराती है, टकरा करके फिर नई तरंगाग्र के पास में जाती है। नई तरंगाग्र कौन है, ए डैश पी डैश है। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आगे हमने जो लिखा वो क्या लिखा कि इसीलिए ए से पी तक के सभी प्रकाश को ए डैश पी डैश तक पहुंचने में समान समय लगता है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। एपी तरंगाग्र पर एक सामान्य बिंदु Q लिया, एक सामान्य बिंदु क्या लिया, Q लिया, जो परावर्तन के बाद K से होते हुए Q डैश तक पहुंचता है, और Q से Q डैश तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, वो T समय लगता है, ठीक है। यही सेम चीजें आपको इंग्लिश में लिख दिया गया है, और जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि प्रकाश की चाल c है। यहां पे प्रकाश की चाल हमने क्या मान लिया, c मान लिया। तो यहां से यदि अगर देखा जाए, यहां देखा जाए तो q के q डैश यहां तक जो जाने में समय लगा वो कितना समय लगा, t समय लगा। तो यहां से यहां तक जो दूरी तय किया गया वो क्यू के तय किया गया, जबकि यहां से यहां तक के जो दूरी तय किया गया वो के क्यू डैश तय किया गया है कि नहीं। और हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि चाल बराबर में होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा में समय होता है। तो यहां से समय के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। कंप्लीट है, ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। चलिए तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग थ्योरी निकालेंगे, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम समय लिखना चाहें तो t बराबर क्या लिख सकते हैं कि Q से लेकर के Q डैश तक कितना जाने में समय लगा, Q से लेकर के Q डैश तक जाने में कितना समय लगा। तो समय तो मान लेते हैं कि t लगा, कितना हमने मान लिया था, t समय लगा, जबकि दूरी कितना तय किया, तो दूरी यहां से यहां तक Q के किया और यहां से यहां तक के Q डैश किया। इसका मतलब यह है कि ऐसा लिखना सही रहेगा कि Q के बटा में C, दूरी बटा में चाल, प्लस में के क्यू डैश बटा में C यानी चाल हो गया, ठीक है। यानी ये दोनों दूरी को हमने जोड़ दिया, यानी यहां से यहां तक का समय और यहां से यहां तक का समय निकल जाएगा। तो टोटल समय हमें यहां से मालूम चल जाएगा, यानी Q के आने में कितना समय लगा और K से Q डैश तक जाने में कितना समय लगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा टोटल समय Q से लेकर के Q डैश तक मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Q के बटा में C और के Q डैश बटा में C दोनों समय को हमने जोड़ दिया, तो टोटल समय हमें कितना मिल गया, T मिल गया। अब यहाँ पे यदि अगर देखते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला कोण जो है I है, ये कोण कितना है,
आई है, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कौन सा, क्यू ए के, क्यू ए के, ये जो कोण होगा वो कितना होगा, वो आई के बराबर ही होगा। अब आई के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये वाला आई है और ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री है यहां से यहां तक, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई के बराबर होगा ये वाला कोण, और ये 90 माइनस आई होगा, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए, अगर ना समझ में आया दोबारा हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम समझ करके जाना है। ये वाला कोण कितना है, आई है, ठीक है, और ये वाला टोटल कोण यहां से लेकर के यहां तक कितना है, टोटल 90 है, तो ये छोटा सा जो कोण बचा, ये कितना, 90 में से ये वाला कोण घट जाएगा तो यही वाला ना बचेगा, तो 90 माइनस आई हो जाएगा। और ये वाला कोण जो है टोटल कितना है, ये वाला भी 90 है कि नहीं, ये वाला 90 है टोटल, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, तो ये टोटल 90 में से अगर ये वाला कोण घटा देंगे, 90 में से 90 माइनस आई को घटा देंगे, तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, और ये कोण कितना के बराबर होगा, तो 90 माइनस 90 प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल होकर के कितना बचेगा, आई के बराबर बचेगा। यानी यहाँ पे हम आई जो लिखे हैं ये सही जा रहा है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यह वाला कोण आर है, तो यही वाला थ्योरम से ये वाला कोण भी कितना के बराबर जाएगा, आर के बराबर चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्यू के जो है, क्यू के दूरी, ये क्यू के दूरी हम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक त्रिभुज में चलें, वो कौन सा त्रिभुज में चलें, क्यू ए के या फिर ए क्यू के, कौन सा, ए क्यू के त्रिभुज में चले, तो यहां से साइन आई का वैल्यू मिल जाएगा। साइन आई का अनुपात क्या हो जाएगा, साइन आई का रेशियो लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे जो होता है, आई जो हो जाएगा वो क्यू के, ठीक है, लंब हो जाएगा क्यू के, और कर्ण जो हो जाएगा वो ये 90 है, ये वाला कितना है, ये 90 तक, कर्ण हमारा 1 के हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, कि त्रिभुज कौन सा, इन ट्रायंगल ए क्यू के में, ठीक है, तो ए क्यू के में यदि अगर देखें तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के बटा में 1 के। तो यहां से क्यू के का वैल्यू हम मालूम कर लेंगे, तो क्यू के का जो वैल्यू जाएगा, क्यू के का जो वैल्यू जाएगा वो 1 के साइन आई के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। और इसको अगर इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं, इस वाले को इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, तो यहां पे यदि अगर देखा जाए, यहां पे देखें तो कितना के बराबर चला जाएगा, अगर साइन आर हमें निकालना है, क्या निकालना है, साइन आर निकालना है, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू डैश बटा में के पी डैश हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए डैश के पी डैश, कौन सा त्रिभुज में, ए डैश के पी डैश में, तो सॉरी ए डैश के क्यू डैश के पी डैश में अगर देखें तो साइन आर बराबर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, के क्यू डैश बटा में कितना चला जाएगा, के पी डैश। ठीक है, तो के क्यू डैश बराबर के पी डैश साइन आर के बराबर हो जाएगा, और यह हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू डैश का भी वैल्यू निकल गया, क्यू के का भी वैल्यू मालूम हो गया। तो क्या समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, t बराबर में 1 के साइन आई बट्टा में c प्लस में के पी डैश साइन आर बटा में c। कोई दिक्कत नहीं। तो t बराबर, अगर यहां देखिए 1 के साइन आई बटा में c प्लस में के पी डैश को, देखिए तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि के पी डैश को क्या ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस अगर माइनस कर देते हैं
तो यही वाला बचेगा, है कि नहीं। तो यानी केपी डैश को एपी डैश माइनस 1 के लिख सकते हैं, एपी डैश माइनस 1 के, तो ये वाला डिस्टेंस लिखते हैं तो ये वाला हमें बच जाता है। यानी केपी डैश को हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी डैश माइनस 1 के और इनटू में क्या बचेगा साइन आर बटा में सी। तो टी इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो सी एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 के साइन आई प्लस ए पी डैश माइनस 1 के साइन आर के बराबर चला जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 1 के साइन आई प्लस ए पी डैश साइन आर माइनस 1 के साइन आर बटा में c। तो t इज इक्वल्स टू, देखिए तो यहां से 1 के और 1 के अगर कॉमन कर लेते हैं हम, तो 1 के साइन आई माइनस में साइन आर, और ये प्लस में कितना बचेगा ए पी डैश साइन आर बटा में कितना सी। तो t इज इक्वल्स टू 1 के साइन आई माइनस साइन आर बटा में सी प्लस ए पी डैश साइन आर बटा में सी, दोनों को अलग अलग करके हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे आगे हम लोग देखते हैं क्या ए पी डैश साइन आर को, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए पी डैश साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिएगा यहाँ पे हम एक त्रिभुज में चलते हैं, और वो कौन सा त्रिभुज होगा, ये वाला कितना है आर है। तो एक त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, बड़ा वाला कौन सा ए डैश पी डैश, कौन सा ए डैश पी डैश, ए डैश पी डैश। तो ए डैश पी डैश में अगर देखें हम लोग, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर के सामने पी हो जाएगा, यानी ए डैश बटा में ए पी डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ए डैश बराबर ए पी डैश साइन आर के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका मतलब है कि यहां पे जो हमने लिखा है, ठीक है, कि ए पी डैश साइन आर को क्या ए डैश लिखना सही रहेगा, कोई दिक्कत। यानी कि t इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए के बाई सी इंटू साइन आई माइनस साइन आर प्लस में ए पी डैश साइन आर को ए डैश बाई सी। ठीक है, और t इज इक्वल्स टू ए के बाई सी इंटू साइन आई माइनस साइन आर प्लस में ए डैश, ध्यान दीजिएगा ए डैश कहाँ गया, ए से ए डैश तक जो जाने में समय लगा वो कितना समय लगा था, सबका तो सेम समय लगा है। तो Q से Q डैश तक जाने में अगर T समय लगा, P से P डैश तक जाने में T समय लगा, तो A से A डैश तक जाने में कितना समय लगा, T ही समय लगा, यानी सेम समय ही लगा। तो क्या दूरी ए डैश और चाल C हो गया, तो दूरी बटा चाल को समय लिख सकते हैं, और समय कितना के बराबर जाएगा, T के बराबर जाएगा, और यहाँ T से T हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या, 1 के बाई सी इंटू साइन आई माइनस साइन आर बराबर में क्या मिल जाएगा 0, कोई दिक्कत। तो साइन आई माइनस में साइन आर बराबर ये 0 में जाकर के यानी मिल जाएगा 1 के बाई सी को अगर उस साइड में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है साइन आई बराबर साइन आर आ गया, यानी कोण आई बराबर कोण आर आ गया, यानी दोनों कोण क्या हो गया बराबर हो गया। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम लोग आज सिद्ध कर चुके। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है दूसरा सवाल, बोला था कि इसके साथ ही अपवर्तन के नियम को भी सिद्ध कीजिए। तो अपवर्तन के नियम को सिद्ध हम लोग करते हैं, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर इसी के अपवर्तन के साथ पार्ट 2 में मिलते हैं,
और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और इसका नोट्स जो है वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। टोटल नोट्स वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।